Hi everyone, I welcome you all on this channel that is Shine in Law with Dr. मिथुन। आज हम डिस्कस करेंगे रोल ऑफ जुडिशरी इन कॉन्स्टिट्यूशनल एडजुडिकेशन। नाउ इंडिया जो है दैट इज़ कंसिडर एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, जिसमें हमने प्रियम्बल में ही डिक्लेयर कर दिया है कि नाउ वी आर बिकमिंग सोशलिस्ट, सॉवरिन, सेकुलर, रिपब्लिक नेशन एंड इन दिस नेशन henceforth there will be a parliamentary system of government। now इसमें हम अंडरस्टैंड करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंश्योर करता है टू ऑल इट्स सिटीजन इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली सम बेसिक फ्रीडम, एंड दैट फ्रीडम्स वी कैन अंडरस्टैंड इन द फॉर्म ऑफ फंडामेंटल राइट्स। जब हम इन फंडामेंटल राइट्स की बात हम करते हैं तो we have to understand that every fundamental rights they are enforceable and justiciable through courts within the territory of India। और इसीलिए हम आज जुडिशरी को एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन समझते हैं। एंड जुडिशरी में जब हम अंडरस्टैंड करते हैं एडजुडिकेटरी प्रोसेस चलता है, जुडिशल प्रोसेस चलता है, तो उस जुडिशल प्रोसेस का भी एक यूनिक इम्पॉर्टेंट रोल हमारी लीगल सिस्टम में हमें समझ में आता है। वी अंडरस्टैंड दैट इन एवरी लीगल सिस्टम द नीड ऑफ जुडिशल इंटरप्रिटेशन एग्जिस्ट। जैसे इंडियन जुडिशल सिस्टम में इनिशियली जजेस जो है दे वेर बाउंड टू लिटरली इंटरप्रिट द प्रोविजंस ऑफ द लॉ, लेकिन बाद में हम अंडरस्टैंड करते हैं through constitutional adjudication the role of judges broaden from literal to intent based interpretation and finally to declaration in cases of vacant spaces। so this is the changing content of the constitutional adjudication what we can understand in Indian legal system। now हम ये समझते हैं कि अमेरिकन कोर्ट जो है they are the oldest court who recognize the concept of judicial review or the power of judicial review, and that court try to protect the fundamental rights of the citizen in their nation or in their country। now जब हम constitutional adjudication की बात करते हैं जिसमें judiciary is the very important concept। now जैसे हम judiciary को important मानते हैं तो जुडिशरी के सामने जुडिशरी के फंक्शनिंग में जो एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट किया जाता है उसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं। तो एडजुडिकेशन इज नथिंग बट द लीगल प्रोसेस ऑफ रिजॉल्विंग अ डिस्प्यूट, जिसमें एक फॉर्मली जजमेंट दिया जाता है या डिक्री दी जाती है, और इससे हम अंडरस्टैंड करते हैं कि जहाँ पे ये डिस्प्यूट जो है वो कोर्ट के थ्रू, कोर्ट प्रोसेस के थ्रू सेटल हो गया, रिजॉल्व हो गया। नाउ डिस्प्यूट जब रिजॉल्व किए जाते हैं तो कौन कौन से टाइप के डिस्प्यूट होते हैं, तो जिसमें हम अंडरस्टैंड करते हैं कि देयर माइट बी अ डिस्प्यूट बिटवीन द प्राइवेट पार्टी वर्सेस प्राइवेट पार्टी, और देयर माइट बी अ डिस्प्यूट बिटवीन द प्राइवेट पार्टीज वर्सेस दैट पब्लिक ऑफिशियल्स, और देयर माइट बी अ डिस्प्यूट बिटवीन द पब्लिक ऑफिशियल्स वर्सेस पब्लिक बॉडीज। तो ये अलग अलग नेचर और अलग अलग पार्टीज़ के बीच में हम डिस्प्यूट जो है वो कोर्ट्स में देख सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल एडजुडिकेशन इज नथिंग बट इन दिस कॉन्स्टिट्यूशनल एडजुडिकेशन वी अंडरस्टैंड द इश्यूज इन रिगार्ड्स ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स डिजर्व टू बी रिव्यू, एंड सो जहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ जुडिशियल रिव्यू की बात हम करते हैं तो इसमें हम अंडरस्टैंड करते हैं कि जहाँ जहाँ पे फंडामेंटल राइट वायलेट होते हैं उन मैटर्स में, उन डिस्प्यूट में कॉन्स्टिट्यूशनल एडजुडिकेशन जो है वो वहाँ पे नेसेसरी बन जाता है। और इसलिए जुडिशरी जो है वो हमेशा ऐसे मैटर में उस पर्टिकुलर लॉ को या स्टैट्यूट को जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, उसकी लीगैलिटी, वैलिडिटी को वेरीफाई करने की कोशिश करता है, जिससे फंडामेंटल राइट जो है वो प्रोटेक्ट किए जा सकते हैं। नाउ सुप्रीम कोर्ट जो है हम अंडरस्टैंड करते हैं जब से 1950 से स्टार्ट करता है अपनी जर्नी, जिसमें जो स्ट्रेंथ ऑफ जजेस पहले रिकॉग्नाइज हुई थी
दैट वाज द 8 जजेस। लेकिन बाद में हम अंडरस्टैंड करते हैं कि जैसे जैसे हम आगे आते हैं, आगे बढ़ते हैं, लिटिगेशन इंक्रीज होते हैं और उसके साथ ही उन लिटिगेशंस को टैकल करने के जो मेथड्स है उसमें भी बहुत सारे डेवलपमेंट आ जाते हैं। और इसकी वजह से वेदर दैट मे बी द एपिलेट साइड और वेदर दैट मे बी द वेरी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट, जिसमें हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो वर्कलोड है वो डे बाय डे इंक्रीज हो जाता है। और इसलिए आज की डेट में जो हम स्ट्रेंथ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट देखते हैं उसमें चीफ जस्टिस के साथ अराउंड 29 जजेस जो है वो आज की डेट में जो सुप्रीम कोर्ट का वर्कलोड है उसमें अपने जो फंक्शन है उसको डिस्चार्ज कर रहे हैं। और इससे ही हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं द वे सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन थ्रू आउट दीज ईयर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। नॉट ओनली दैट, जहाँ जहाँ पे क्वेश्चन ऑफ लॉ और द सब्सटेंटिव क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व होता है in regards with the interpretation of constitution, then it requires deeper understanding and thought process that should be applied to such particular issues, and therefore the presence of 5 or at least more judges on that particular bench that ensures effective result of judicial process। एंड आर्टिकल 145 क्लॉज 3 जो है जो प्रिस्क्राइब करता है दैट एनी सब्सटेंटिव क्वेश्चन ऑफ लॉ जब इन्वॉल्व होता है इन रिगार्ड्स विथ सच पर्टिकुलर इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, देन एटलीस्ट 5 जजेस मस्ट बी देयर टू हियर दैट पर्टिकुलर केस। आज की डेट में ये एक एवरेज रूटीन रेगुलर फंक्शनिंग ऑफ द कोर्ट हो गया है कि जिसमें कोर्ट जो है कम से कम 5 जजेस या उससे भी ज़्यादा जजेस का जो बेंच है वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं और जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन के जो मैटर होते हैं जिससे फंडामेंटल राइट्स अफेक्ट हो सकते हैं उनको वहाँ पे इन अ वेरी फेयर मैनर डिसाइड करने की कोशिश करते हैं। इसके साथ ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 141 भी दिया गया है जो जुडिशियल लॉ मेकिंग की बात करता है। एंड इस आर्टिकल के थ्रू हम अंडरस्टैंड करते हैं दैट जजेस कैन प्रोनाउंस द लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, बिकॉज ये प्रोविज़न जो है ये प्रोविज़न बोलता है कि वंस सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड द मैटर दैट विल बी फाइनल एंड बाइंडिंग थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। Hence, once a decision given by the Supreme Court, that decision gives a consistency and certainty throughout the territory of India, and hence such particular decision can be treated as a law throughout the territory of India. And so it becomes very important for court to avoid inconsistency in its decision or judgment। एक कोर्ट का डिसीजन दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल 141 का जो रोल है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट बन जाता है। और इसलिए हम अंडरस्टैंड करते हैं कि डिसीजन एक बार दिया तो वो डिसीजन एज अ लॉ करके उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए और उसको एडप्ट करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए, सो दैट लीगल सिस्टम कैन वर्क इन अ प्रॉपर मैनर। जब हम कोर्ट एडजुडिकेशन की बात कर रहे हैं तो वी अंडरस्टैंड दैट कोर्ट जो है वो एडजुडिकेशन करता है ओवर द मैटर्स ऑफ राइट एंड ऑन द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ लॉज। एंड इसलिए एडजुडिकेशन जो है दैट वेरी मच इम्पैक्ट ऑन सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल लाइफ ऑफ द सिटीजन। लेकिन इसमें हम अंडरस्टैंड करते हैं कि समटाइम डिले कैन बी कॉज इन दैट पर्टिकुलर एडजुडिकेशन प्रोसेस, और इसकी वजह से हम अंडरस्टैंड करते हैं कि डिलेड जस्टिस इज जस्टिस डिनाई, एंड हेंस देयर इज अ नीड टू कॉन्स्टिट्यूट अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच as mandated by Article 145 Clause 3 of the Indian Constitution, so that
we can at the very speedily decides and apply the judge's mind in regards with the interpretation of constitutional or statutory provisions in that judicial process. Now इसके साथ ही we understand that कि every adjudication process has some requirement, जैसे adjudication process में notices to the respective parties दिए जाने चाहिए, then जो पार्टीज कंसर्न पार्टीज है उनको अपनी केस को प्रेजेंट करने की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, उनको अपने एविडेंसेस प्रेजेंट करने की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, उनको आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट करने की अपॉर्चुनिटी भी कोर्ट ने देनी चाहिए। नाउ ये सारे जो प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स है इसमें हम अंडरस्टैंड करते हैं दैट रूल्स ऑफ एविडेंस एंड प्रोसीजर जो है उसको फॉलो करना, अदेयर करना, ये वहाँ पे बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये सारी एडजुडिकेटरी प्रोसेस जो है इन दैट पर्टिकुलर कोर्ट थ्रू जज कंडक्ट की जाती है। नाउ एडजुडिकेशन एक तो लीगल होती है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल होती है। इन लीगल एडजुडिकेशन वी अंडरस्टैंड द फॉर्म ऑफ अपील्स और स्पेशल अपील्स, whereas in constitutional adjudication we understand there is a judicial review in read jurisdiction or in advisory jurisdiction or to attain the complete justice process. In constitutional adjudication we understand that it is an adjudication related to interpretation of the constitution in which court plays a very important role, and because of this we understand that जो कोर्ट का रोल है जो 1950 से स्टार्ट होता है वो आज तक इन अ वेरी डायनामिक मैनर चेंज हुआ है, उसमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं, वेरिएशन आए हैं। नाउ रिसेंटली हम अंडरस्टैंड करते हैं कि जो स्कोप ऑफ स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन है उसमें भी बहुत सारे जो चेंजेस हैं वो हम देख सकते हैं। जो एटीट्यूड ऑफ जुडिशरी है वो एटीट्यूड ऑफ जुडिशरी भी इन अ डिफरेंट मैनर हम इवेल्युएट कर सकते हैं। तो हमारी जो जुडिशरी है वो आज की डेट में इन रिगार्ड्स विथ स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन इंडिविजुअल के राइट को तो प्रोटेक्ट करती ही है, बट एट द सेम टाइम जो कलेक्टिव इंटरेस्ट है, जो सोसाइटी के राइट है, उनको भी आज की डेट में हमारी जुडिशरी जो है वो इक्वल मैनर में जस्टिफाई करते हैं। जैसे द टूल ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या फिर जिसे हम सोशल एक्शन लिटिगेशन बोलते हैं, थ्रू दिस पर्टिकुलर टूल्स हम जो है हमारी जुडिशरी जो है वो कलेक्टिव राइट्स को भी प्रोटेक्ट करती है एंड इन द सेम मैनर इंडिविजुअल इंटरेस्ट को भी वहाँ पे प्रोटेक्ट करने का काम करती है। नाउ सुप्रीम कोर्ट जो है इन दिस पर्टिकुलर जर्नी वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट the Supreme Court is striving to protect not only the rights of individual but also promote the social justice and equality within the territory of India. Supreme Court का जो रोल है वो expand हुआ है for the enforcement of rights of people along with the adjudication of dispute of the individual. It is going beyond the just interpretation of law. हमारा जो कोर्ट है वो सिर्फ इंटरप्रिटेशन का काम नहीं कर रहा है, तो इट बिकम्स एक्टिव मशीनरी of the country to promote ideals of socio-economic and political justice. Its function not limited within the boundaries of statutory interpretation which prohibits actually judicial lawmaking. Rather, judiciary का जो function है that becomes a very powerful function in terms of judicial legislation, and it takes as a duty to protect constitutional rights of individual. Its working is also changed. Now आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट जो है वो हम अंडरस्टैंड करते हैं एज अ वेरी important organ of the system. Supreme Court has created a novel culture in statutory interpretation with respect to the rights of individual vis-a-vis the obligation of government as welfare state
and the role of court as a guardian of the constitution. So that is something is a unique functioning of Indian judicial system that we are understanding throughout this adjudication process, what we are witnessing in our legal system. Now इससे एक क्वेश्चन रेज होता है कि ऐसे जुडिशरी को अगर हम इतने लिबरल मैनर में, इतने फ्रीडम के साथ अगर हमारी सिस्टम में रिकॉग्नाइज करते हैं, तो वेदर वी हैव टू नाउ अंडरस्टैंड दैट जुडिशरी इज एक्चुअली लेजिस्लेटिंग और जुडिशरी इज एक्चुअली taking over the law making functions of the government. Now to answer this question we have to understand the very opinion of some jurist. जैसे सर विलियम ब्लैकस्टोन जो है, according to him judges only pronounce the law as provided to them and they do not make the law. तो विलियम ब्लैकस्टोन बोलते हैं कि जजेस जो है वो सिर्फ लॉ प्रोनाउंस करते हैं, वो वहाँ पे लॉ बनाने का काम नहीं करते हैं. वेराज यूएस प्रेसिडेंट रूजवेल्ट जो है, अकॉर्डिंग टू हिम जजेस दे आर द चीफ लॉ मेकर्स इन आवर कंट्री. जस्टिस कार्डोजो है, अकॉर्डिंग टू जस्टिस कार्डोजो लॉ इज इवोल्यूशनरी and that the judges by interpreting and applying it to specific set of facts actually fashion new law. तो कार्डोजो भी समझते हैं कि जजेस जो है वो एक्चुअली लॉ मेकिंग का काम करते हैं, दे आर एक्चुअली द लॉ मेकर्स. नाउ कोई भी एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट जो होता है उसमें हम अंडरस्टैंड करते हैं कि एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट प्रोवाइड्स विथ अ फेयर एंड इक्विटेबल जजमेंट, जहाँ पे रूल ऑफ स्टेयर डिसीसेस होता है और ये रूल ऑफ स्टेयर डिसीसेस जो है वो एडजुडिकेटिव प्रोसेस को मोर इफिशिएंट बनाता है, यूनिफॉर्म बनाता है. नाउ द पर्पस ऑफ एडजुडिकेशन इज टू प्रोवाइड जस्टिस टू द डिस्प्यूटेंट पार्टीज इन दैट पर्टिकुलर केस और इन दैट पर्टिकुलर मैटर. इसमें जजेस जो है वो एक्चुअली लॉ को प्रोनाउंस करते हैं and they are actually giving the required judgment in that particular dispute. But जहाँ पे जजेस के पास कोई भी प्रेसिडेंट नहीं होता है, ऐसे सिचुएशन में हम अंडरस्टैंड करते हैं they are actually making the law and hence we understand that in a particular manner. जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन की बात हम करते हैं, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल एडजुडिकेशन की बात हम करते हैं, तो उसमें वी हैव टू एक्सेप्ट दैट जजेस डू मेक द लॉ अकॉर्डिंग टू द इंटरप्रिटेशन व्हाट दे मेड इन दैट पर्टिकुलर केस. एंड सो कॉन्स्टिट्यूशनल एडजुडिकेशन इन विच द रोल ऑफ जुडिशरी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, टू वर्क एज अ गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड थ्रू दैट कॉन्स्टिट्यूशनल एडजुडिकेशन the freedoms, liberties, fundamental rights of the citizen can be protected, the individual rights can be protected, and the collective rights of the society also can be secure. All in all, the role of judiciary in constitutional adjudication is very important that we need to understand. Thank you very much for watching this video. I hope ये वीडियो आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. थैंक्स.